साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सौ अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। साथियों, हमारे साथ में हैं वामसेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलाकांत काले सर, मैं आपका BMTV चैनल पर स्वागत करते हैं जी। साथियों, आज हम सर से बहुत सारे जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं, बीजेपी आरएसएस के द्वारा एक प्लान बनाकर 2024 के जो चुनाव आ रहा है लोकसभा को, उसमें जीत हासिल करने हिंदू मुसलमान के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर मैं सर से बातचीत करेंगे। साथियों, सर, जिस तरह से अभी सामान्य नागरिक संहिता UCC को लाने के लिए ड्राफ्ट बीजेपी ने तैयार किया था और अभी सत्र लगभग चल रहा है, लोकसभा सत्र, अभी तक उसको लाया नहीं गया है। तो क्या बीजेपी UCC को लेकर पीछे हट गई है और सामान्य नागरिक संहिता लाने के पीछे का बीजेपी आरएसएस लोगों का क्या मकसद है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सुन रहा हूँ कि बीजेपी के द्वारा ऐसा कोई ड्राफ्ट किया गया है। हाँ। मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई ड्राफ्ट ना लॉ कमीशन के द्वारा, ना बीजेपी के द्वारा पब्लिक डोमेन में या भारत के लोगों के सामने ऐसा नहीं कोई ड्राफ्ट रखा गया हो, ऐसी जानकारी नहीं है। संदिग्धता इसी वजह से बनी हुई है कि लॉ कमीशन के द्वारा 2018 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रपोजल जो था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो लॉ कमीशन ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया है कि इट इज़ अननेसेसरी और ये वर्तमान परिस्थिति में भारत में लागू करना प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। फिर अचानक बीजेपी के द्वारा या लॉ कमीशन के द्वारा इसकी चर्चा जो करवाई गई और उसके बारे में लोगों को केवल 1 महीने का शॉर्ट नोटिस देकर अपनी बातें कहने के लिए बोला गया, रिकमेंडेशंस के लिए कहा गया, तो लोग किस आधार पर अपने सुझाव दें? तो सरकार को चाहे या लॉ कमीशन को पहले अपना ड्राफ्ट लोगों के सामने रखना चाहिए और उस ड्राफ्ट के आधार पर देश में वो चर्चाएं करते तो माना जाता कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेके उनके दिमाग में क्या प्रपोजल है। सर, जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया में लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लागू करने या ड्राफ्ट आने की बात हो रही थी, लगातार इस सत्र में उसको संसद में लाने का भी प्लान, इस तरह की मीडिया के द्वारा बहुत सारी खबरें फैलाई गई थी, लेकिन अभी तक जो आपने क्लियर किया हुआ कि अभी तक कोई ऐसा कोई ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं है। बिल्कुल सही बात, लेकिन हाँ, वो नहीं, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जो मीडिया के द्वारा जो गुमराह करने का काम किया तो पढ़कर उसके ऊपर अध्ययन करके उसके ऊपर संगठन, लेकिन जो ये गलत इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा लेकर फैलाई जा रही मीडिया के द्वारा, इस पर उनकी क्या मंशा हो सकती है? देखिए, मीडिया इस देश में एक एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रही है। खास तौर पर जो ब्राह्मण बनिया मीडिया, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वास्तविकता में वो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कह नहीं सकते, क्योंकि जो इस देश का 85% बहुजन समाज है, जो इस देश की मुख्य धारा है, उस धारा को वो किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहा जा सकता। और वो एक एजेंडा सेट करने के लेवल पर ये सारी बातें चर्चा में लाने का काम कर रहा है और वो शासक वर्ग का एजेंडा लोगों तक पहुंचाने का काम करने का काम कर रहा है। इस वजह से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के रेफरेंस में गलत तथ्य लोगों के सामने रखने का काम मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। मैं तो ऐसे मानता हूँ कि मीडिया का ये काम होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इस बात को माना गया था और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस देश के अंदर की इस डाइवर्सिटी को, खास तौर पर इस देश के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ट्राइब्स के अलग अलग लेवल पर मुद्दे हैं, और उन सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने माना था और उनको विशेष अधिकार इस बात को दिए थे। मीडिया का ये काम होना चाहिए था कि सारे तथ्यों को वो लोगों के सामने रखे और अगर किसी तरीके से कोई कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है तो उसको दूर करके वो लोगों के सामने तथ्य रखने का काम करे। सर, जिस तरह से अभी मणिपुर में घटना हुई, महिलाओं को, लड़कियों को निर्वस्त्र करके, न्यूड करके उनको घुमाया गया, उनके साथ में बर्बरता की गई, तो लगभग में 40 दिन के बाद में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो आया और पूरे देश में हलचल मची, तो इसको लेकर जिस तरह से जो आदिवासी हो, यहाँ के जो बहुजन समाज, जिन्हें अछूत कहा गया, जिन्हें दलित कहा जाता, इनकी महिलाओं के साथ में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मीडिया प्रोपेगेंडा नहीं करता है। जब निर्भया के साथ में 2012 में दिल्ली में ही इस तरह की घटना हुई तो पास्को
बना दिया गया, एक स्पेशल एक्ट बना दिया गया, 76 में संशोधन कर दिया गया। तो ये जो मतलब ब्राह्मणवादियों का जो एक प्लान रहता है कि बहुजन समाज के ऊपर मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, अभी तक बीजेपी ने ना अपने मुख्यमंत्री को हटाया, ना बीजेपी ने किसी तरह का कोई बयान दिया, तो इस पर क्या बहुजन समाज का क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, मणिपुर में जो हुआ या जो वीडियोज या जो तथ्य अभी भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार लगभग 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद है। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसा प्रोपोगंडा किया जाता है सरकारों के द्वारा, खासतौर पर बीजेपी के द्वारा, कि ये अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। मगर उसकी एक तथ्य ये भी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट सस्पेंड करने वाला, किसी डेमोक्रेटिक देश में इंटरनेट को सस्पेंड करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई देश है तो ये भारत है। अब 90 दिन हो गए कि मणिपुर का इंटरनेट सस्पेंड है, तो वहाँ क्या हो रहा है ये हमको समझने के लिए, जो वीडियो आए वो समझने के लिए भी लगभग 75 दिन से ज्यादा समय लगे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कश्मीर में 1.5 साल तक इंटरनेट, 1 साल 1.5 साल तक इंटरनेट सस्पेंड करके रखा हुआ था। तो जहां कहीं भी ऐसी कोई घटनाएं सरकार के द्वारा की जाती है, तो वहां के लोगों के अत्याचारों को दबाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें आती, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको दिखाएगा नहीं। तो ये खबरें लोगों तक पहुंचाने का एकमात्र तरीका है कि आज जो लोगों के हाथों में सोशल मीडिया है उसके माध्यम से दुनिया तक पहुंच सकती है। तो इंटरनेट को सस्पेंड करके ये सारा सप्रेशन जो है वहां किया जा रहा है। इससे सरकार इन चीजों को दबाने के काम में लगी। ये जो वायलेंस मणिपुर में हुआ या जो आग लगी है, ये आग खुद बीजेपी के द्वारा, वहां के सरकार के द्वारा लगाई गई है। और बड़ी खेद की बात है कि न्यायपालिका को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। ये जो मणिपुर के अंदर जो इस प्लान वे में जो सारा मैसेकर हुआ है, इसमें हाईकोर्ट का भी एक बड़ा रोल रहा हुआ है। न्यायपालिका इस मामले में अननेसेसरी इंटरवेन करके गई और न्यायपालिका ने उसमें जो अपने कुछ तथ्य या अपने कुछ मामले संज्ञान लेने का काम किया। नहीं, वो तो बाद में हुआ। हाईकोर्ट के द्वारा जो आदिवासी की लिस्ट में किसी को शामिल करना या ना करना, ये कोई हाईकोर्ट का मामला नहीं है। ये तो लेजिस्लेचर का मामला है। मगर चूंकि हाईकोर्ट भी इसमें शामिल हुआ है और हाईकोर्ट की इस घटना के बाद में मणिपुर में आग फैली है, और ये क्योंकि सरकार इसमें शामिल है, बहुत सारे एजेंसीज की रिपोर्ट अभी आ रहे कि जो दंगाई है उनके पास बाकायदा पुलिस की ही थानों से लिए गए हथियार है, एमिनेशन है। तो इसमें सीधा सीधा स्टेट का रोल शामिल है और सरकार के इशारे पर ही इतना बड़ा मामला हुआ। बीजेपी के एमएलए का भी इसमें मामला, 3 महिलाओं को पुलिस की गाड़ी से निकालकर उनके साथ बर्बरता की। तो वो तो सरकार शामिल है, इसी वजह से तो संभव है। पुलिस उसमें शामिल है, सरकार शामिल है, बीजेपी के नेता दंगाइयों के समर्थन में है, खुद बीजेपी के नेताओं के ऊपर के हमले हुए, कुछ नेताओं ने उसके बारे में बात की। गवर्नर वहां पर है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नर उसमें किस तरीके की भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति अगर ये सारी घटनाएं देश में मानवाधिकारों के विरोध में हो रही है, संविधान के विरोध में हो रही है, तो राष्ट्रपति को या सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करना चाहिए था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और जिस तरह से अभी लगातार सुनवाई भी चल रही है, तो उस पर लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रुख भी काफ़ी आक्रामक है इस घटना को लेकर। और जिस तरह से बीजेपी डिफेंस मूड में है और जिस तरह से वहाँ आदिवासी महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, पूरे देश में कहीं मूत्रकांड हो रहा है, कहीं निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, कहीं पानी पीछे घटनाएं हैं, कहीं घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता अछूतों को। तो ये सारी जो घटनाएं देश में होती हैं, इन घटनाओं को लेकर आरसद बीजेपी के लोग इनको हिंदू बनाते हैं, SC ST OBC को चुनाव के समय अछूतों को। जब इन पर अन्य अत्याचार होता है, यही सवर्ण लोग, जातिवादी लोग करते, तो ये हिंदू के नाम पर उनका सहयोग क्यों नहीं करते संघ परिवार और RSS के लोग? देखिए, इसमें केवल आप बीजेपी और RSS के ऊपर बात करोगे तो मैं ऐसे मानता हूँ कि पूरा तथ्य नहीं है। नॉन बीजेपी स्टेट जहाँ पर है वहाँ भी शेड्यूल कास्ट के ऊपर, ट्राइब के ऊपर एट्रोसिटीज होते, जैसे राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि केवल बीजेपी या RSS डोमेन स्टेट है वही हो रहा है। बंगाल का मामला भी हमारे सामने। तो देश भर में जो बहुजन समाज की जो जातियां है, खासतौर पर पिछड़े वर्ग की जातियां, अनुसूचित जातियां हो, आदिवासी समूह के लोग हो, मुस्लिम्स हो, ये सभी के साथ में एट्रोसिटीज हो रही है। अब इसमें जब ये SC ST OBC को मुस्लिम या ईसाइयों के विरोध में इस्तेमाल करना है, तब उनको हिंदू के फोल्ड में लिया जा रहा है और उनको हिंदू बनाने के लिए उग्र हिंदुत्व का सहारा लेकर
आक्रामकता के नाम पर या उग्र सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा करके आदिवासियों के माध्यम से या शेड्यूल कास्ट या ओबीसी के माध्यम से मुस्लिम्स के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर हमले हो रहे। अभी मणिपुर की घटना के दौरान 300 से ज्यादा चर्चेस के ऊपर हमले हुए, क्योंकि वहाँ ईसाइयों के ऊपर हमले किए जा रहे। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ आदिवासी और मुस्लिम्स के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है। मध्य प्रदेश की घटना हमारे सामने। ये जब शेड्यूल कास्ट या ट्राइब के लोग या बैकवर्ड क्लासेस के लोग अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, एक समानतावादी आंदोलन चलाकर अपनी समानता की लड़ाई को या संविधान के मूल्यों की बात करते, तब उनके ऊपर जातिगत अत्याचार करके उनके उस समानता की लड़ाई को, समानता के आंदोलन को दबाने के लिए एट्रोसिटीज का सहारा लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ उनको ही हिंदू बनाकर मुस्लिमों के विरोध में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोहरी राजनीति या दोहरा तरीका अपनाया जा रहा है। सर, जिस तरह से आज 9 अगस्त है और बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ पोस्ट, कोई आदिवासी दिवस लिख रहा है, कोई मूल निवासी दिवस लिख रहा है, तो ये वास्तविक क्या है? क्या ये गुमराह करने का मामला कि आदिवासी मूल निवासी है तो आदिवासी दिवस मनाया जाए? इसमें किसी को गुमराह नहीं होना चाहिए, या ना ही कोई गुमराह कर रहा है। ये विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में है। संयुक्त राष्ट्र ने इसको इंडिजीनियस डे के रूप में मनाने का निर्णय किया है। तो इंडिजीनियस जो लोग हैं, उस अर्थात उस देश के मूल निवासी लोग, आदिवासी भी भारत के मूल निवासी है। इस देश की जितनी भी तमाम जो भारत के लोग हैं, जो ओबीसी से है, शेड्यूल ट्राइब से है, शेड्यूल कास्ट से है, या इनमें से कन्वर्टेड जो लोग हैं, ये सारे भारत के मूल निवासी है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि वी आर नॉट ओनली जीनियस, वी आर इंडिजीनियस। जीनियस से भी आगे हम लोग हैं, हम तो इंडिजीनियस लोग हैं और हम मूल निवासी लोग हैं। तो ये मूल निवासियों का दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। इसलिए आज के इस 9 अगस्त के दिन में पूरे देश के मूल निवासियों को मूल निवासी दिन की बहुत सारी मंगल कामनाएं। आदिवासी इस दिवस को बहुत बड़े पैमाने पर मनाते, मगर ये सारे देश के बहुजन समाज के लोगों को मनाने की जरूरत है, क्योंकि हम सारे मूल निवासी। सर, एक और मेरा प्रश्न है कि लगातार हम देख रहे हैं ओबीसी, जिसको बैकवर्ड कहा जाता है, लगभग 60% पॉपुलेशन है। आज उसके जो मंडल कमीशन लागू हुआ लगभग 32 साल हो गए। 32 साल मंडल कमीशन लागू होने के बावजूद भी आज शासन प्रशासन में बैकवर्ड की हिस्सेदारी ना के बराबर, लगभग 4 या 5% के राउंड फिगर में होगी। जो वन क्लास की नौकरियां हैं और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जो हाई लेवल का एजुकेशन, वहाँ पे ओबीसी की बच्चे हैं ही नहीं। तो इस पर ये कहीं ना कहीं एक धर्म के नाम पर, एक राइट के हिंदू मुसलमान के नाम पर कराकर बीजेपी उनको अपने मेन मुद्दे से आरएसएस, बीजेपी या अन्य जो पार्टियां हैं उनको गुमराह करने का काम करती हैं। देखो, इस देश में राइट्स एंड राइट्स जो है, ये एक तरीके से मामला बनाया जाता है। जब भी बैकवर्ड क्लासेस के, शेड्यूल कास्ट के या ट्राइब के अधिकारों की बात आती है, तो इस देश में राइट्स के साथ साथ राइट्स चलाए जाते, दंगे फसाद कराए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह के द्वारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की गई। मगर मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन और वीपी सिंह के द्वारा जो मंडल कमीशन लागू किया गया, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। उस समय वीपी सिंह के द्वारा केवल मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस में, छोटे मोटे मंडल कमीशन का अगर रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा तो 40 रिकमेंडेशंस मंडल कमीशन के द्वारा की गए थे। उसमें से केवल 2 ही लागू हुए, और वो भी पार्शली, क्योंकि उसके लेवल पर भी कोई पूरी तरह से उसको कंपलसरी लागू किया जाए या फोर्सफुली उसके इम्प्लीमेंटेशन का कोई तरीका ना होने की वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी जो सर्विसेज में हो या एजुकेशन में हो, वो बहुत ज़्यादा उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और उसके परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं कि 30 साल से ज़्यादा समय हो गया। 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया, तो वो लागू होना चाहिए था। 30 साल कोई कम समय नहीं है। अभी कल परसों पार्लियामेंट के अंदर अभी सेशन चल रहा है, तो बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने आए कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के प्रोफेसर्स केवल 60। यही सेंट्रल सर्विसेज का, यूपीएससी का मामला उठाइए, राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर अभी पार्लियामेंट के सेशन शुरू, तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 5 सालों में कितना रिक्रूटमेंट हुआ? जो आप बात ने कही कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिंदू बनाकर बात कही जा रही है। पिछले 5 सालों में 604 जजेस हाईकोर्ट में चुने गए, उसमें कितने बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं? 27% के अनुपात में अगर कहा जाए तो लगभग 600 का 25% भी करे तो 150 प्लस 160 प्लस हाईकोर्ट के जजेस होने चाहिए थे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जज भी उनके संख्या के अनुपात में होने चाहिए, नहीं है।
पिछले 5 साल का यूपीएससी का डाटा उठाकर देख लिया जाए कि भाई कितने आईएएस, कितने आईपीएस या कितने फॉरेस्ट सर्विसेज में लोग चुने गए। कहीं शेड्यूल कास्ट का आंकड़ा 7-7.5% तक है, शेड्यूल ट्राइब का आंकड़ा 4% के करीब जा रहा है, बैकवर्ड क्लासेस का आंकड़ा 15 से 16% तक जा रहा है, 11% वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो कहीं भी मंडल कमीशन लागू होने के बाद में एडिक्वेंट लेवल पर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए डेलिब्रेट जो कोशिश होनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हमारे सामने आया, उसके विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ। 200 पॉइंट रोस्टर दोबारा लागू करने की बात हुई, उसको 2 साल से ज़्यादा समय होगा, मगर क्या 200 पॉइंट का मामला बनने के बाद में भी क्या उसको प्रॉपर वे में लागू किया जा रहा है? रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात मंडल कमीशन के द्वारा कही गई थी कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरह ओबीसी को भी रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला होना चाहिए, प्रोफेशनल्स एजुकेशन के लेवल पर ही मामला होना चाहिए। मगर जैसे जैसे बैकवर्ड क्लासेस का मामला सामने आ रहा है रिजर्वेशन का, उसके दूसरे भी गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। अभी कल पार्लियामेंट के रिपोर्ट में ये बात आई कि पिछले 5 सालों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी में लगभग 25,000 से ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस के और एससी एसटी के स्टूडेंट ड्रॉप आउट्स। उसका मेजर कारण है कि पहले ये एससी एसटी के लड़के ड्रॉप आउट होते थे, मगर अभी जो आंकड़े सामने है ओबीसी की रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू होने की वजह से आईआईटीज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें ओबीसी के स्टूडेंट्स का परसेंटेज बढ़ रहा है और ड्रॉप आउट में वो बहुत ज्यादा संख्या में उनको ड्रॉप आउट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण है कि जो फैकल्टी लेवल पर ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि 45 यूनिवर्सिटी में केवल 60 प्रोफेसर, यही हाल एसोसिएट प्रोफेसर का है। बैकवर्ड क्लासेस का मामला असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पर भी है, वो भी एडिक्वेट लेवल पर नहीं है। यही हाल शेड्यूल टाइप का है, यही हाल शेड्यूल कास्ट का है। तो 85% से ज्यादा प्रोफेसर्स के पदों पर अगर अपर कास्ट लोग हैं जो सोशली इसको विक्टिमाइज करते हैं, वही लोग अगर वहां यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, तो कैसे इन बच्चों को जो एक इस विषमता के माहौल से पढ़कर आए हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा। उस संघर्ष की बदौलत भी वो वहां पर आए हैं और उसके बाद उसको ड्रॉप आउट करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। ये तो केवल आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है। मेडिकल कॉलेजेस का क्या मामला है, आईआईटीज के क्या मामला, मतलब ये बाकी इंस्टीट्यूट्स के क्या मामले, तो बहुत ज्यादा विस्तारित रूप से ये मामले सामने आने चाहिए। सर, जिस तरह से मुद्दा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओबीसी से लेकर, कि जिस तरह से पूरे भारत में अभी तक 1931-32 के दरमियान अंग्रेजों ने यहाँ कास्ट जो जनगणना कराई थी, उसके बाद में अभी कोई डाटा नहीं है, क्योंकि ना कांग्रेस ने कराई और ना वर्तमान में बीजेपी है। तो ये बीजेपी जो ब्राह्मणवादी लोग हैं ओबीसी की जात आधारित गिनती को लेकर क्यों डरते हैं, क्यों नहीं कराना चाहते हैं? अभी पिछले महीने बीजेपी के ही एक सीनियर लीडर ने सवाल पूछा पार्लियामेंट में और सरकार से ये जानकारी मांगी कि भाई भारत में गाय कितने हैं, भैंस कितने हैं, बकरियां कितनी है, भेड़ें कितनी है, और सरकार ने आंकड़े दिए। और हिजड़े के बारे में नहीं पूछा था। वो बता रहा हूँ कि राकेश सिन्हा एक सीनियर आरएसएस के फेलो रहे हुए हैं, संघ परिवार से जुड़ा हुआ उसका नाम है, हमेशा वो संघ की वकालत करते रहते हैं, वहीं से उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो उन्होंने सवाल पूछा सरकार से और सरकार ने उसका लिखित में जवाब भी दिया कि हमारे पास इतने गाय है, इतने भैंस है, इतनी बकरियां, इतनी भेड़े है, लगभग 53 करोड़ का आंकड़ा उन्होंने दिया। अब सरकार के पास में इस देश में भेड़ बकरियां कितने हैं इसकी जानकारी है। अब बीजेपी गायों के बारे में सवाल पूछ रही है। अब गाय तो बीजेपी को वोट नहीं डाल रही। जिन पिछड़े जाति के लोगों को हिंदू बनाकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पिछड़े जातियों के हक अधिकारों को लेकर वो लगातार उनके विरोध में। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के जन्मदिन के अवसर पर ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिराव फुले के जन्मदिन के अवसर पर ही हिजड़ों को मध्य प्रदेश के ओबीसी के लिस्ट में डाला। मतलब कि हिजड़े जागरूक हैं अधिकारों के प्रति, लेकिन पिछड़े नहीं है जागरूक। हिजड़ों को बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट में डाला जा रहा है, तो उनको अब संवैधानिक अधिकार मिल गए। अब हिजड़ों को अधिकार मिलना चाहिए, उनका वो संवैधानिक अधिकार है, हम उनके अधिकारों का समर्थन करते हैं, मगर हिजड़ों को बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट में डालकर, उनको बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट में देकर ओबीसी के लिस्ट में डालकर ओबीसी का अधिकार देने का काम सरकार कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए रिकमेंडेशंस करने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी की गई है। तो बैकवर्ड क्लासेस के साथ और कितना धोखा बीजेपी करने वाली है?
अब जनगणना से वो लगातार भाग रहे। 2018 में खुद राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने आकर कहा था कि 2021 में हम करेंगे। 21 चला गया, 22 चला गया, 23 चला गया, अब लगभग 23 का अगस्त चल रहा है, मतलब लगभग ये खत्म होने को आया है। अगले चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में करेंगे, तो उसकी कोई बात वो स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे। आखिर वो जनगणना से भाग क्यों रहा है? उसका बड़ा कारण है, क्योंकि जनगणना अगर होती है तो जनगणना से ये सारे आंकड़े, जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है, सालों से इसके लिए बात हो रही है। कालेकर में ये बात कही गई, मंडल कमीशन के रिपोर्ट में ये बात कही गई, अलग अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब ओबीसी के आरक्षण का मामला आता है तो यही हाईकोर्ट, यही न्यायपालिका एक बार सवाल कहती, सुप्रीम कोर्ट हो या न्यायपालिका, बार बार ये सवाल कहती कि भाई आपके पास आंकड़े नहीं, किस आधार पर पर्याप्त आंकड़े आएंगे कहां से? तो जब आंकड़े गिनने का एक ही तरीका है जनगणना, तो उसको आप रोकने का काम कर रहे हैं। देखिए 61 में भारत और चाइना की लड़ाई हुई, उस समय भी जनगणना के कार्य को रोका नहीं है। उससे 20 साल पहले 41 के पीरियड में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर के दौरान भी भारत में सेंसस को रोका नहीं गया था। 61 में लड़ाई हुई, भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था, उस समय में भी सेंसस को रोका नहीं गया। 71 में भारत और पाकिस्तान का, जिसको बांग्लादेश मुक्तिवार के नाम से जाना जाता है, वो युद्ध चल रहा था। उस युद्ध की परिस्थिति में भी भारत में जनगणना हुई। तो 2021 में जनगणना हो सकती थी, कोई उसमें अवरोध नहीं था। कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर उन्होंने उसको करने से मना कर दिया, मगर उसी पीरियड में बीजेपी के नेता हजारों की चुनावी रैलियां कर रहे थे। उस समय इलेक्शंस हुए, उस समय किसी का अवरोध नहीं हुआ। तो जो लोग गांव गांव में मास्टर्स लोग हैं, जिनके माध्यम से ये सेंसस होता है, कोविड से रिलेटेड सारी जानकारी जमा कर रहे थे, तो क्या वो सेंसस नहीं कर सकते थे? बराबर। पिछले 13 सालों से सरकार बगैर आंकड़ों से काम चला रही है, 13 सालों से, तो कोई आंकड़े नहीं है। तो बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर का बजट बनना चाहिए, वेलफेयर की स्कीमें है, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन है, एम्पावरमेंट की स्कीमें है, उन सारे स्कीम्स के लिए सरकार के पास डाटा चाहिए, आंकड़े चाहिए। वो आंकड़े है? तो बगैर आंकड़ों के ये सारा मामला चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के साथ खुलकर धोखेबाजी करने की बात करते हैं। सरकार को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस सवाल पूछा गया कि भाई चलो आप नहीं करना चाहते जाति आधारित गिनती, कोई बात नहीं, स्टेट को करने को कहा जाए। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करना चाहता, वेरियस स्टेट है, लगभग 11 स्टेट ने अपने अपने स्टेट में बैकवर्ड क्लासेस के सेंसस की डिमांड की, एनपीआर का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि हम अपने स्टेट में ये करना चाहते, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के दबाव की वजह से हो या और अलग अलग मुद्दों की वजह से हो, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए राजी है। जैसे बिहार ने प्रक्रिया शुरू की थी, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, अभी वो क्लियर हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो लगभग 10 से 11 स्टेट में इसके लिए बात हुई। एक सवाल पूछा गया सरकार को कि भाई चलो इस सेंसस को आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं कर रहे, इसको कंकरेंट लिस्ट में लिया जाए, और कंकरेंट लिस्ट में लेकर स्टेट को कहा जाए, स्टेट को भी अपने स्टेट की वेलफेयर की स्कीमें करनी है, तो उसके पास डाटा चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि ना हम करेंगे ना आपको करने देंगे, खुद भी नहीं करेंगे और जो स्टेट गवर्नमेंट करना चाहता है उसको भी करने नहीं देंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की सेंसस कर सकता है, अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए आंकड़े जमा कर सकता है, उस पर भी पाबंदी लगाने का काम कर, क्योंकि आंकड़े इस देश में वास्तविकता का चेहरा लेकर आएंगे कि 75 सालों में आजादी का, तथाकथित आजादी का लाभ किसको मिला। बीजेपी इसको छुपाना चाहती है, कांग्रेस इसको छुपाना चाहती है। सर, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बताया जाता है कि पिछड़ों के प्रधानमंत्री हैं और पिछड़ों के प्रधानमंत्री कहकर कहा जा रहा है, और जैसे जनगणना का मामला है, ये संघ सूची का मामला है, केंद्र सरकार संघ सूची और राज्य दोनों गवर्नमेंट के अधीन है, संघ सूची में नहीं है, वो दोनों के अधीन, मतलब राज्य और दोनों की जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा उधर से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो नरेंद्र मोदी जब केंद्र में है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, धाकड़ प्रधानमंत्री है, तो पिछड़ों की जनगणना करने में क्या दिक्कत है उनको? किसने कहा आपको धाकड़ प्रधानमंत्री? अरे मीडिया के द्वारा बताया जाता है। मीडिया ही गलत बातों का अगर प्रचार करे तो वो धाकड़ है, तो धाकड़ है तो 56 इंच का फूला हुआ सीना है, या ये है, कोई इंची टेप लेकर तो कोई मीडिया वाले गए नहीं थे कि 56 इंच का सीना है। और हमें देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री चाहिए, कोई पहलवान नहीं चाहिए। बराबर। देश के
संचालन के लिए प्रधानमंत्री चाहिए, उसको बुद्धि के आधार पर फैसले करने पड़ते, संविधान के आधार पर उसको देश चलाना है। अगर वो पिछड़ों के प्रतिनिधि है, वो जो दावा कर रहे हैं कि जो जिस जाति को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि वो उस जाति से आते हैं और वो पिछड़े वर्ग में आती है, तो उस जाति को भी आधार मानकर चला जाए कि वो पिछड़ों की जाति है, तो वो पिछड़ों के अधिकारों की बात करे और उनको उसके लिए कोई विशेष रूप से कोई अतिरिक्त काम करने की जरूरत नहीं। संविधान में जो कहा गया है उसी को उसको लागू करना है। अगर उसके लिए भी अगर वो ये करे तो वो माना जाए कि भाई अपने समाज के प्रतिनिधि के रूप में वो काम कर रहे हैं। आरक्षण राष्ट्र निर्माण का काम है। आरक्षण कोई किसी एक व्यक्ति विशेष के समर्थन में या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए दिया गया मामला नहीं है। आरक्षण से वो राष्ट्र तो का सर निर्माण होता है। आरक्षण को लेकर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है कि आरक्षण हिंदू समाज में विभाजन कर रहा है। आरक्षण से जिनके अंदर क्वालिटी नहीं है वो लोग ऐसे डॉक्टर बन जाते। न्यायपालिका के भी जो लोग थे वो लगातार आरक्षण के विरोध में यही मुद्दे लेकर चल रहे थे। जब ईडब्ल्यूएस का मामला आया, ये सारे मामले कहाँ चले गए? कार्यक्षमता कही गई, मेरिट कहा गया, ईडब्ल्यूएस का जब मामला चला तो ये सारा तो उधर लगना चाहिए था। वो तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन है, कास्ट के आधार पे नहीं है। वो उसमें तो ये लगना चाहिए ना, आर्थिक आधार पर हो या आरक्षण कोई गरीबी हटाओ का मामला थोड़ी। और आज ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आप उठाकर देख लीजिए, उसके लिए लगे हुए क्राइटेरिया उठाकर देख लीजिए, वो तो सारा सामने है। सर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया पे लगातार टारगेट में हैं और जिस तरह से वो धर्मशास्त्रों की चौपाइयाँ हैं और जो उसमें ये खासकर शूद्रों के विरोध में जितने धर्मशास्त्र हैं वो बैकवर्ड और शूद्रों के विरोध में हैं। और इस समय मैं भी मतलब सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि बहुत सारे जो बैकवर्ड के लोग, ओबीसी के लोग हैं, आप भी उस ओबीसी समाज से आपका संबंध है उससे, तो जो ओबीसी अपने को आज क्षत्रिय कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्या वास्तविक जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार शूद्रों को और बैकवर्ड को जगाने का काम कर रहे हैं, धर्मशास्त्रों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी बात को आप कितने हद तक सहमत हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात को हम धर्मशास्त्रों की बात करें, धर्मशास्त्रों में शूद्रों के विरोध में जो सारी बातें लिखी गई है वो सारा का सारा धर्मशास्त्र जो है, जिसको ब्राह्मण धर्मशास्त्र कहते हैं, धर्मशास्त्र है नहीं, शास्त्र में नैतिकता पढ़ाई जाती है। शास्त्रों में समाज को नैतिक बनाने के लिए उसके अंदर की विज्ञान भी पढ़ाया जाता है शास्त्रों में, उसके लिए शास्त्र बनाए जाते हैं। तो जिसको शास्त्र के रूप में पढ़ाया जा रहा है वो तो अधिकारों को वंचित करने के लिए, अधिकार विहीन बनाने के लिए, प्रतिष्ठाविहीन बनाने के लिए लिखे गए शास्त्र, तो शास्त्र है नहीं। किसी को अपमानित करना, किसी को अधिकार विहीन करना, किसी को नीच घोषित करना, ये शास्त्र नहीं हो सकता। नहीं, अभी तो जैसे ढोल गवार सूद पर सुनारी जो ताड़न शब्द को लेकर जो डिस्कस हो रही थी, और योगी जी ने भी विधानसभा में कहा था कि ताड़न का मतलब है शिक्षा देना। शिक्षा के दोनों अर्थ होते हैं। हाँ। शिक्षा के दोनों अर्थ होते हैं कि शिक्षा देना ही अगर उसके लिए उस संदर्भ में लिखा गया है तो जो देखो संदर्भों के साथ शब्दों के अर्थ बनाने का काम अगर हम ये करें तो ये शब्द छल के अलावा कुछ नहीं। ढोल को क्या शिक्षा दोगे? जानवर को क्या शिक्षा दोगे? अरे हो सकता है उनका कहना हो कि ढोल बजा बजा के इनको शूद्रों को जगाओ, अरे आओ चलो स्कूल में पढ़ो। इसके लिए तो जानवर को क्या पीटने की जरूरत है? जानवर को पीट कर क्या शिक्षा मिलने वाली है? अरे जानवर जब पढ़ेगा नहीं तो डंडा मारा जाएगा, ये मतलब कहना है उनके शंकराचार्य। वो अपना बचाव करने के लिए वो तर्क के लेवल पर ब्राह्मण इसका उपयोग कर रहे कि शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ताड़न का मतलब शिक्षा है। तो ये जो बात आज जो ब्राह्मण ये कह रहे हैं, उनके ही शास्त्र ये कहते कि शूद्र अगर ज्ञान लेने के लिए आए तो कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाए। उनका ये सारी बातें धर्मशास्त्रों में शूद्रों और अछूतों के विरोध में है, लेकिन उनका कहना है कि ये बाद में चीजें सारी मतलब कि बदमाशी पूर्वक शास्त्रों में किसने जोड़ा? उन लोगों का ये डिफेंस है, कहना है। किसने जोड़ा? ये जो गलत है, मान लो चलो बहस के लिए माना जाए कि ये बाद में जोड़ा गया, किसने जोड़ा और उसके लिए कौन जिम्मेदार? ऊपर वाले मान लो अगर गलत है तो जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले लोग हैं ब्राह्मण, उन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया? हो सकता है अगर वो गलत है तो उसको सुधार करने के लिए कितने ब्राह्मणों ने पहल की? बाद में जोड़ा, बहस के लिए माना जाए बाद में जोड़ा, तो जो आज के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं या उस समय से जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उन्होंने उसके विरोध में बात क्यों नहीं की? उसमें सुधार के लेवल पर कोई बात क्यों नहीं की? तो ताड़न का इतनी बेवकूफी वाली बातें तो ताड़न का जो वास्तविक अर्थ है, तुलसीदास ने जो लिखा है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट थे।
धर्म ग्रंथ या धर्मशास्त्र लिखने वाले ब्राह्मण बहुत ज्यादा स्पष्ट है, और ये आज भी उसी वर्ण और धर्म के आधार पर ही अपनी श्रेष्ठत्व का प्रचार करने के लिए शास्त्र लिखे गए। उसमें जरा भी नैतिकता का कोई सार नहीं है। ये पूरे के पूरे शास्त्र जो लिखे गए हैं, ये केवल शूद्रों के विरोध में नहीं, ये पूरे मानवता के विरोध में। सर चलते चलते एक लास्ट और आपसे सर प्रश्न है कि जिस तरह से ज्ञान व्यापी का मुद्दा चल रहा है लगातार, अभी इधर ब्राह्मणवादी लोग कह रहे हैं वहाँ पे मंदिर है और मुस्लिम पक्ष मस्जिद को लेकर सर्वे चल रहा है, और भी तीसरा पक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और भंते लोगों का कहना है कि ये बुद्ध विहार है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर? देखिए कि ब्राह्मण कभी भी मूर्ति पूजक नहीं रहे। हमलों के वेदों में या शास्त्रों में कहीं भी कोई मूर्ति पूजा, वो तो अग्नि पूजक रहे हुए हैं, या तो मूर्ति पूजा भी ब्राह्मणों का कोई रोजी रोटी के साधन के अलावा उसमें कोई बड़ा उसका कोई ये नहीं। भारत में जितने भी मंदिर जिसको आज वो दावा कर रहे हैं कि ये हमारे मंदिर है, ये मूलतः सारे के सारे बौद्धों से जुड़ी हुई विरासत है, और बौद्ध विहारों को नष्ट करके या बौद्धों की विरासत को नष्ट करके ये सारा का सारा मामला बनाया गया। इसलिए जिसके ऊपर वो दावा कर रहे हैं कि ये सारा हमारा है, विदेशी लोगों का भारत में क्या हो सकता है। इसलिए वो जो दावा जो ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है कि इतने मंदिर हमारे हैं, ये मंदिर हमारा है, वो मंदिर हमारा, उन दावों को नहीं मानते, उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये सारी की सारी जो विरासत है भारत की, वो सारी की सारी मूल निवासियों की, बौद्धों की विरासत है, जैनों की विरासत है, और उसी विरासत को तहस नहस करके उसमें ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व या उसमें अपना वर्चस्व थोपने के लिए प्रतिक्रांति के बाद में ये सारा मामला खड़ा किया गया है। तो ब्राह्मणों के शास्त्र जो है मूर्ति पूजा के समर्थन में नहीं है। साथियों, अभी आप हमारे साथ में देख रहे थे वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलाकांत काले सर को बहुत सारे सवालों का सर ने जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत सर आपका BM TV पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर ज़रूर करें। जो आपके प्रश्न हो समाज को लेकर, बहुजन समाज को लेकर, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर शेयर करें। और साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहे BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही। सभी साथियों को फूले से अम्बेडकर परिवार जय भीम, जय जोहार,